तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। आज का वीडियो होने वाला है शून्य से अपनी तैयारी कैसे शुरू करें। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि 12th पास आउट हैं और वो बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैम 12th पास आउट करने के बाद में हमें कहाँ से क्या तैयारी शुरू करनी चाहिए। जो अभी इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, जो ग्रेजुएशन में हैं, या फिर जो अभी पीजी चल रही है, उन सारे बच्चों के लिए जिनको अभी इस फील्ड की नॉलेज नहीं है। तो मेरी तरफ से एक प्रयास होगा आप सबके लिए कि जो लोग बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं, अभी नहीं जानते एग्ज़ाम कैसे होती है, क्या होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में एक छोटी सी जानकारी के लिए वीडियो होगा। और साथ ही कि कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए, हमारा बेस कैसे मजबूत होगा, मैंने किस हिसाब से तैयारी शुरू की थी, तो वही सारी चीज़ें और अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो आज का मेरे गांव से होने वाला है। मैं आई हुई हूँ मेरे गांव में, हालांकि मैं बाहर बैठ के शूट नहीं कर रही। आप लोगों ने कई सालों ने जो मैंने व्लॉग चैनल बनाया है उसमें बोला भी था कि मैम आप मतलब घर के अंदर से या गाँव में वीडियो शूट कीजिए। तो मैं चाह भी रही थी कि जो गांव में हमारा बाड़ी होती है, गार्डन नहीं बोला जाता गांव में, तो बाड़ी बोला जाता है, वहाँ पे बैठ के वीडियो शूट करूँ। पर मैं एज़ यूजुअल मेरा माइक भूल गई और वहीं पे भूल गई जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है। तो अगर मैं बाहर बैठ के आवाज़ शूट करूँगी तो चारों तरफ की आवाज़ें कैच होएंगी, इसलिए मुझे रूम के अंदर आके ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, फिर कभी किसी ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी। अभी तक अगर मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लेक्चरर्स लाइफ, ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि नया चैनल है, अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी यहाँ पे, वहाँ पे जाके चैनल को सर्च कर सकते हो। साथ ही इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, स्कूल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इंस्टाग्राम पे डालते रहती हो, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक कोट आप सबके लिए। युद्ध चलने लगे जब मन में, युद्ध चलने लगे जब मन में, पराजय दिखने लगे जब दर्पण में, पराजय दिखने लगे जब दर्पण में, ख्याल रहे यह मस्तक में कि जीवन मृत्यु तक एक ऋण है। ऋण मतलब युद्ध है। तो अगर जब भी आपको ये लगे कि नहीं यार बहुत हो गया, मेरे जीवन में तो बहुत परेशानियां आ गई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसी चीज़ के लिए कोट है कि अगर आपके मन में युद्ध चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो गया हूँ, मैं ज़िंदगी में फेल हो गया हूँ, तो ये मानिए कि यार ये तो अभी हमारे तकलीफ़ों की शुरुआत है। अब तक तो हम उस उम्र से गुजर रहे थे जिस उम्र में हम तकलीफ़ें समझते ही नहीं थे। तो अभी तो हमने तकलीफ़ें, परेशानियां समझना शुरू किया है और ये तो एक शुरुआत है। आप चाहे ज़िंदगी में जॉब लगो चाहे नहीं लगो, और जॉब लग गए अलग तरह की परेशानियां होंगी, नहीं लगे अलग तरह की परेशानियां होंगी। तो हमारा जीवन जो है वो मृत्यु तक एक संघर्ष है, एक ऋण है। तो ये तो हमारी शुरुआत हो रही है। अगर हमने यहाँ से ही टैकल करना सीख लिया तो आगे हम सारी परेशानियों को, सारे दुखों को हंसते हंसते झेल जाएंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड होता क्या है। तो देखो, टीचर जो होते हैं हमारे राजस्थान में, यहाँ पे मैं टीजीटी पीजीटी वाले बात नहीं कर रही, सेंटर की बात नहीं कर रही, यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे। टीचर जो होते हैं अपने राजस्थान में वो 3 तरह के होते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1। 3 तरह के टीचर होते हैं। ग्रेड 3 जो होते हैं वो 5th तक के होते हैं, ग्रेड 2 जो होते हैं वो 8 से ग्रेड 3 2 तरह के होते हैं, एक 5th तक के भी होते हैं और एक 8th तक के भी होते हैं। रीट में 2 लेवल होते हैं, रीट लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, और फिर जो ग्रेड 2 वाले होते हैं वो 5th to 10 या फिर यूँ मान लो 8वीं से 10वीं, मतलब 10वीं क्लास तक पढ़ा सकते हैं। और ग्रेड 1 जो होते हैं वो 11 12 के होते हैं, और यूँ मान लो कि आप 10 से 12 तक पढ़ा सकते हो या फिर 9 10 11 12 को पढ़ा सकते हो। ठीक है, जो मतलब जो 11 12 पढ़ाने की क्वालिफिकेशन रखता है वो टीचर कहलाता है फर्स्ट ग्रेड टीचर। और उसे हम दूसरे शब्दों में उस पद को नाम दिया है आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता, मतलब स्कूल लेक्चरर। ठीक है, लेक्चरर 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉलेज लेक्चरर जो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता है, एक होता है स्कूल लेक्चरर जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है। तो स्कूल में अगर टीचर्स में सबसे बड़ी कोई पोस्ट होती है तो वो होती है स्कूल लेक्चरर। ठीक है, अब स्कूल लेक्चरर बनने के लिए सबसे पहले कि भाई आप ये समझ गए स्कूल लेक्चरर होता क्या है, कि स्कूल लेक्चरर स्कूल व्याख्याता होता है जो कि 11th और 12th को पढ़ाने के लिए बनता है। ठीक है,
और समझ गए। अब आखिर बनते कैसे हैं? बनने से पहले कि हम बनेंगे तब जब हमारे पास में क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन डिसाइड करी है। अगर हमारे पास में क्वालिफिकेशन होगी तभी हम उस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो। ग्रेजुएट मतलब कि आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीकॉम हो चाहे वो बीएससी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएशन आपने करी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में होता है बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और आप, ये ज़रूरी नहीं है कि बीए के बाद में बीएड करो, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि बीए के बाद में पहले एमए कर लो फिर बीएड करो, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करो। लेकिन फर्स्ट फॉर्म 3 साल की अपनी कॉलेज पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स मतलब कि आप किसी सब्जेक्ट के मास्टर बन रहे हो, लेक्चरर बन रहे हो। लेक्चरर मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट में, स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर हम बनेंगे और उस सब्जेक्ट में हमें महारत हासिल होनी चाहिए कि हाँ, हमारे सब्जेक्ट का हमें पूरा नॉलेज है। तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स मतलब कि एमए की डिग्री करनी होगी, या फिर एमएससी एमकॉम जो भी आप करते हो, मतलब कि पीजी करनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी, ठीक है। जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तो कई लोग बीए करने के बाद में बीएड कर लेते हैं। कई लोग होते हैं जो कि कॉलेज मतलब बीए करने के बाद में पहले पीजी करते हैं और फिर बाद में बीएड करते हैं, ठीक है। जिनका लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड बनना है वो पहले बीए एमए और फिर आप अपना बीएड करता है। 3 डिग्रियां हमारे पास में होनी चाहिए। अब मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, एमए फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, क्या नहीं दे सकता। तो इन सब का जवाब आज मतलब यहाँ सुन लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जिनका मैं जवाब भी नहीं दे पाती सबका, तो कोशिश करती हूँ बहुत सारों का दे दूँ। अगर आपने बीए कर ली मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, और उसके बाद में अगर आपने बीएड कर ली, अभी आपकी एमए चल रही है, एमए अगर आप प्रीवियस में हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। एमए 2 साल की होती है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस में हो तो आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप एमए फाइनल में हो, अगर आपने एमए फाइनल आपकी शुरू हो गई है तो आप फॉर्म भर सकते हो। किसका? फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है। सेम यही सिचुएशन बीएड में है। एमए भी 2 साल की होती है, बीएड भी 2 साल की होती है। अगर आपने पहले ऐसे किया है, पहले बीए किया है फिर बीएड किया है और फिर आप एमए कर रहे हो, या फिर पहले बीए किया है फिर एमए किया है और अब आप बीएड कर रहे हो, तो भी सेम सिचुएशन होगी कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो आप एग्जाम का फॉर्म, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हो गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैं फॉर्म भर सकता हूँ एग्जाम में, मतलब कहीं रोक तो नहीं लेंगे मेरे को। इसके लिए आरपीएससी ने साफ साफ एक रूल दे रखा है कि जिस दिन एग्ज़ाम की डेट होगी ना, जिस दिन आप एग्ज़ाम कक्ष में बैठोगे ना, उस दिन आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। पहले मैंने शायद एक वीडियो में एक बार बोला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं, ये ही सही बात है कि एग्ज़ाम देने जिस दिन बैठे हो ना, उस दिन आपकी एमए का रिजल्ट भी आ चुका होना चाहिए, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे वो एमए फाइनल की हो, चाहे वो बीएड फाइनल की हो, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये आरबीएससी ने नोट डाल के रख रखा है कि अगर आप एमए फाइनल ईयर में हो या फिर बीएड फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये कॉलेज वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमने मतलब बीएससी किया है, अब मैं एमएससी बीए किया है, एमएससी कर सकता हूँ क्या? वो देखो अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं कि आप कर सकते हो, करके फॉर्म भर सकते हो। इसमें सिर्फ इतनी चीज़ मांगते हैं कि देखो अगर आप बीए के बाद में बीएड कर रहे हो तो बीएड उन्हीं सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए जो बीए में है ना, क्योंकि बीएड में हमें 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। वो 2 सब्जेक्ट हम कोई से वही लेंगे जो बीएड में है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हमें तो जब हम बीएड का फॉर्म भरने गए तो हमें वही बोला था कि 2 सब्जेक्ट वो चुनो जो आपने बीए में थे। और मुझे ये भी नहीं पता ये पक्का रूल है कि नहीं है, आप कोई और भी सब्जेक्ट चुन सकते हो, हमें बोला गया था। अब यार सारे रूल्स का मुझे भी नहीं पता, जो आप छोटी छोटी बातें पूछते हो ना वो मुझे भी नहीं पता। आप रूल्स बुक में जाके देख सकते हो, आपको ऑनलाइन रूल्स बुक मिल जाती है हर चीज़ की, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे थे कि मैडम अगर हमने एमए किसी और चीज़ में करी है, बीएड किसी और सब्जेक्ट से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर कैसे बनोगे? मतलब किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरोगे? आपकी बीएड किसी और सब्जेक्ट में है, एमए किसी और सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट में आपने एमए किया है ना, उसी सब्जेक्ट में आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरोगे। जैसे मैंने ज्योग्राफी से एमए किया, जैसे कि स्कूल ग्रेजुएशन में मेरे 3 सब्जेक्ट, सबके 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेरे भी 3 थे। एक पॉलिटिकल साइंस था, एक ज्योग्राफी थी और एक मेरे
इंग्लिश लिटरेचर था, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट थे मेरे। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो मैंने ज्योग्राफी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। फिर मैंने एक और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 2 बार में डिग्री ले सकते हैं। फिर मेरा पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में बीएड तो मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होने के 6 साल 7 साल बाद में करी है ना। भाई मेरा रुझान हमेशा से ज्योग्राफी में ही था। मैंने एमए में ज्योग्राफी से की। पॉलिटिकल वाली तो एक फॉर्मेलिटी कर ली कि चलो यार बैठे हैं तो चलो पॉलिटिकल से भी एमए कर लेते हैं। बाकी जिस सब्जेक्ट में आप एमए कर रहे हो उसी सब्जेक्ट में, एमए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, उसी सब्जेक्ट में आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरोगे, ठीक है। और बीएड में आपके वो कोई सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपके ग्रेजुएशन में हो। हमको ऐसा बोला गया था, और बाकी मुझे ये नहीं पता ये पक्का रूल है कि नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। हमें जिस तरह से बोला गया था वो बता रही हूँ, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन पता चल गई कि भाई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या है। अब आती है उम्र की बात। तो उम्र इसमें दी गई है कि 21 वर्ष से ज़्यादा, आरपीएससी ने साफ साफ लिखा है कि 21 वर्ष से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो 21 वर्ष से ज़्यादा और 40 वर्ष के जो भी लोग हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और रही बात कुछ मतलब अपनी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट भी मिलती है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और क्या होता है वो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। और जो इन्हीं वर्ग की जो महिलाएं हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन सब की जो महिलाएं हैं उनको आई थिंक 10 साल की छूट मिलती है। और बाकी कुछ महिलाएं जैसे कि विडोज हो गई, परित्यक्ता हो गई, डाइवोर्सिड हो गई, उनके लिए अनलिमिटेड है, ऐसा कुछ छूट भी दी गई है। लेकिन नॉर्मल जो आयु है वह है 21 से 40 वर्ष की आयु, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्कूलिंग करी, स्कूलिंग करने के बाद में 12वीं के बाद में आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया, और फिर ग्रेजुएशन जिन सब्जेक्ट्स में किया है उन्हीं में से एक सब्जेक्ट लेके आपने एमए किया, और साथ में ही आपने बीएड भी किया। और बीएड करने के बाद में जिस सब्जेक्ट में आपने एमए किया है उसी सब्जेक्ट में आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म डाल सकते हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आपके पास में एमए और बीएड की डिग्री बीए करने के बाद में हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और इसके बाद में शुरू होती है कि भाई एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या है। इतना हमें पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके बाद में शुरू होती है कि एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या है। अब हम एलिजिबल हो गए, यहाँ तक ठीक है। अब एग्ज़ाम कैसे होती है उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो एग्ज़ाम कैसे होती है वो हम अब आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं ना एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि फर्स्ट ग्रेड की पेमेंट कितनी होती है। मेरे पास में सबसे ज़्यादा जो मैसेज आता है वो यही आता है कि मैडम फर्स्ट ग्रेड मतलब आपको कितनी सैलरी मिलती है, फिक्सेशन के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। तो यार पहली बात तो आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, और इवन जो वैकेंसी का आता है ना अपना पीडीएफ आता है उसमें भी दी हुई होती है कि आपको कितनी क्या सैलरी मिलती है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मत पूछा करो कि सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी इतनी मिलती है कि आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशें, मतलब एक जो अपनी मिडिल क्लास की जितनी ख्वाहिशें होती है ना वो सब आप पूरी कर सकते हो, सब कुछ। और एक महिला होने के नाते तो मैं यूँ कहूँगी कि आपको इतनी सैलरी मिलती है कि अगर क्योंकि महिलाओं पे फैमिली इतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड अगर कमाने वाला हो तो आप पे फैमिली का इतना प्रेशर अभी नहीं होगा, तो आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। इतनी सैलरी मिलती है, मतलब बहुत अच्छी जीवन शैली आप कि आप अब्रॉड में घूम के आ सकते हो, आपको जो चाहे वो छोटी मोटी मतलब एक ठीक ठाक ज्वेलरी बनवा सकते हो। आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन या फिर हस्बैंड जो है या फिर इन लॉज जो है उनको अच्छा गिफ्ट देना चाहो वो दे सकते हो। आप ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हो, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से मैनेज कर सकते हो। इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, तो मत पूछो, जब बन जाओगे तब आपको खुद अपना पता चल जाएगा। और बाकी अपनी पीडीएफ में देख लो। और इसके अलावा पे ग्रेड होती है, लेवल होता है, L12 में आती है फर्स्ट ग्रेड की जो पोस्ट होती है। और इसके अलावा जो पे ग्रेड होती है वो 4800 पे ग्रेड होती है। 4800 पे ग्रेड का मतलब होता है कि जैसे ही आप फिक्स्ड होगे, आपकी फिक्सेशन होएगा 48,000 रुपये से, और उसमें बहुत सारे अलाउंस जुड़ेंगे, आपका होम अलाउंस जुड़ेगा, आपका डीए वगैरह जुड़ेगा, और आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। तो आपको बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है, बस आप पढ़ो। बाकी सैलरी इतनी मिलेगी कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ओ माय गॉड ये मैं ही हूँ जो एक दिन बेरोजगार था और आज इतने पैसे मेरे खाते में आ रहे हैं, मेरे हाथ में आ रहे हैं।
तो बस आप पढ़ो, सैलरी की चिंता मत करो, बहुत शानदार सैलरी मिलती है। ठीक, एक चीज़ कहूँगी कि कॉलेज में भी अगर आप जा रहे हो वो आपका टाइम खराब नहीं है। अगर आप वहाँ पे 3 क्लासेस 3 लेक्चर भी लेके आ रहे हो और घर आके अगर आप अपनी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कॉलेज में भी अगर 3-4 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना अपने स्तर पे, तो वो भी बुरा नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि हमने कॉलेज में ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग करी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊँगी, मेरा हमेशा से सपना था RAS का, लेकिन मेरे काम आई ना वही ज्योग्राफी। इसलिए यार वही वो बात भी होती है कि टाइम यार पढ़ाई के लिए, आज आप चाहे कॉलेज की पढ़ रहे हो, आज आप चाहे स्कूलिंग की पढ़ रहे हो, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपका वो टाइम खराब हो ही नहीं सकता यार। कैसे हो सकता है? उसका रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वो भी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि यार कर्म के बीज है ना, अच्छे हो या बुरे, है ना, वो एक ना एक दिन फल बन के पेड़, मतलब एक ना एक दिन पेड़ बन के हमें फल जरूर देंगे। अगर अपन इस उम्र में सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें आगे चल के भविष्य में अच्छी ही चीज़ें मिलने वाली है, हमारे साथ अच्छा ही होने वाला है। और अगर हम अभी से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो भले ही कितना ही छुपा लो घर वालों से या फिर कितना ही हम कुछ कर लें, आगे चल के उसके बीज भी, मतलब जो हम बो रहे हैं वही तो काटेंगे ना, उसका भी परिणाम हमें मिलेगा। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, और तो वो चाहे कॉलेज की करो, चाहे आप कोचिंग में करो या कहीं भी करो यार, आपको रिटर्न मिलेगा। उस चीज़ की चिंता मत करो आपकी हमारा टाइम खराब हो रहा है, वो टाइम खराब नहीं होता। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सिलेबस में चल रहा है ना, वो सीरियसली पढ़ो। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लो आपकी ग्रेजुएशन हो गई और आपकी अब BEd चल रही है और MA चल रही है, तो मैं वही कहूँगी कि BEd में तो यार पढ़ने वाली कुछ नहीं होता। BEd में तो वो हमें टीचिंग स्किल्स सिखाते हैं। स्किल्स अब आप कॉलेज जाओगे तो वो आप सीख जाओगे वहाँ पे, और पेपर पास करने के लिए पढ़ लो कि BEd में कौन सा अपन को मेरिट लानी है ना, वो एग्जाम में पढ़ लेना। BEd टाइम पे आप कर सकते हो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू, है ना। कॉलेज टाइम पे तो मैं यही कहूँगी कि जो आपके कॉलेज में चल रहा है ना, वो अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो यार, वो आपके काम आने वाला है। क्योंकि पूरा 12वीं से लेकर 10वीं से लेकर कॉलेज तक का सिलेबस हमारे फर्स्ट ग्रेड में ऐसे कैसे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप कॉलेज में भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे सीरियस ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज में ही शुरू कर देते हैं पढ़ाई। हमें तो बुद्धि नहीं आई थी उस टाइम पे इतनी, हम तो ये सोचते थे इन्हीं किताबों को पढ़ के पास हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पढ़ना चाहते हैं। तो देखो मैं कहूँगी आप NCERT शुरू कर सकते हो। जो हमारी बेसिक है ना, वो NCERT से बेस्ट कहीं भी नहीं है। आप शुरू कर दो 6वीं से 12वीं तक की NCERT, और NCERT पढ़ो और अपने नोट्स बना लो। और नोट्स, अब देखो मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स बोलती हूँ, इसकी कोई ट्रिक थोड़ी है। मैं आपको मेरी कॉपी दिखा दूंगी, अभी मैंने हाल ही में बनाए थे राजस्थान के शॉर्ट नोट्स अपने लिए, कि रिवीजन के लिए मैं बनाती रहती हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगी। लेकिन जैसा आपको बनाना आता है वैसा बनाओ ना। उससे क्या होता है, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब आप लिखते हो ना, एक तो आप एक चीज़ को पढ़ रहे हो, लेकिन उसी चीज़ को पढ़ने के बाद में अब आपने 10 पेज पढ़ लिए, और उस चीज़ को पढ़ने के बाद में कि ठीक है यार, अब इसमें से जो मुझे हार्ड चीज़ें लग रही है या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही है, जैसे राजस्थान 2 अक्षरों से मिलकर बना है, राज प्लस स्थान, मतलब राजा का स्थान। राजस्थान नाम का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे देश में कर्नल जेम्स टोड ने किया था। पहले राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था। यहाँ पे ये इस वर्ग के लोग रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, या फिर जो भी है, ये सब लिखा हुआ है। फिर राजस्थान का निर्माण जो है वो इस तारीख को हुआ था, है ना, जैसे 30 मार्च 1949 को हुआ था। ये 10 लाइनें आपने पढ़ी। अब आप क्या नहीं समझ सकते कि इसमें से सही लाइन कौन सी है, इसमें से कौन सी हमें लिखनी चाहिए? आप ये थोड़ी लिखोगे राजस्थान 2 शब्दों से मिलकर बना, ये क्या लिखना है? ये कौन पूछेगा एग्जाम में? आपको लिखना क्या है? अरे चिड़िया माता चुप हो जाओ यार। लिखना है हमें कि राजस्थान का निर्माण हुआ कब था, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान या राजपूताना वर्ड का प्रयोग किसने किया था, किस पुस्तक में किया था, कुवलयमाला थी या फिर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी, किसने किया था, है ना। ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे ना किताब को, तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है ना। तो उस तरह से वो अपने नोट्स बनाते जाओ। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप पढ़ रहे हो, दिमाग कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है। कई बार हमारी किताब सामने होती है लेकिन हमें नहीं पता होता कि इस पेज पे लिखा हुआ क्या है। लेकिन जब आप लिखते हो तो आपको मजबूरन कंसंट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के आपकी लाइन ही सही नहीं होगी। तो इसलिए जब लिखते हो तो आपका एक्स्ट्रा ध्यान जाता है किताब में। साथ ही पढ़ने से सिर्फ जो बोरियत हो जाती है उससे भी हम दूर हो जाते हैं, थोड़ा एक्टिवनेस आ जाती है बॉडी में। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी पढ़ो तब पेन हाथ में होना चाहिए, कॉपी हाथ में होनी चाहिए।
मैं तो देखो इतनी बड़ी हो गई, मतलब अब तो मैं टीचर भी बन गई, अब तो मैं बच्चों को भी पढ़ाने लग गई, फिर भी अगर मैं लेक्चर भी लेके आती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी एक डायरी और पेन लेके बैठती हूँ और मैं उसमें 10 पॉइंट भी लिखो चाहे, लेकिन वो मैं लिख लेती हूँ। और मैं अभी भी, मेरे सामने पड़ी है वो डायरी, अभी भी मैं उसी के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई पहले मुझे इस पॉइंट पे समझाना है, फिर मुझे इस पॉइंट पे समझाना है। हालांकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि लिखने से हमारे दिमाग में खाका हो जाता है। मैं हो सकता है यहाँ बोलने आऊँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप हो जाए, मैं कुछ और ही बोल के जाऊँ, है ना। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब आप 6 से 12 तक के एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे तो एनसीईआरटी सिर्फ एक ही बार पढ़नी है ज़िंदगी में। अपने नोट्स बना लो कि भाई 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ की आपका एक मोटा रजिस्टर बनेगा, हाईएस्ट इतना बन जाएगा, ठीक है। और फिर ज़िंदगी में जितनी भी बार एनसीईआरटीज़ पढ़नी है सिर्फ अपना रजिस्टर पढ़ो जिसमें इंपॉर्टेंट बातें आपने लिख रखी हैं, फिर किताबें कभी उठा के देखनी नहीं है। तो जो बच्चे कॉलेज में हैं वो अभी 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वहाँ आपकी लगभग पूरी ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी। और मैं एक चीज़ की और गारंटी देती हूँ कि वहाँ से ही, ऐसे मानो कि ज्योग्राफी के पेपर में तो कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर जाएगा ही नहीं। एक ज्योग्राफिकल थॉट वगैरह जो है, और एक हमारी औद्योगिक भूगोल है, और कुछ मतलब जो एक्स्ट्रा भूगोल है जो आप एमए में पढ़ोगे उनमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपकी यूँ मानो 70% क्वेश्चन जो है ना, 60 से 70% क्वेश्चन एनसीईआरटीज में से ही आ जाते हैं, क्योंकि लगभग वही हमारी ज्योग्राफी है, वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस 30 एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमारे बाहर से आते हैं। अब आप ये मत समझना कि मैडम सिर्फ हम एनसीईआरटी के दम पे पास हो जाएंगे, नहीं, एनसीईआरटी के दम पे आप बिल्कुल भी पास नहीं होगे, क्योंकि वो बच्चों के लिए बनी है। एनसीईआरटी आपका बेसिक क्लियर करने के लिए, मान लो आपने भौतिक भूगोल पढ़ी, पर्वत निर्माण के सिद्धांत पढ़े, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार पर्वत निर्माण का सिद्धांत ये था, कोबर ने दिया था, भूसन्नति क्या होती है, रेंटकेटन क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप जो बड़े लेखक की किताब पढ़ोगे, आप सविंदर सिंह की किताब पढ़ोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन आपने डायरेक्ट सविंदर सिंह की उठा ली, क्योंकि कॉलेजेस की हालत अपने राजस्थान में तो ऐसी है, मुझे और स्टेट्स का तो नहीं पता, कि कॉलेज में मुश्किल से अपने एक साल में 10 लेक्चर भी नहीं होते, है ना, कोई पढ़ाता ही नहीं है, और किताबें बहुत मोटी मोटी चलती है। तो हमें खुद को ही पढ़ना है यार, खुद को ही ठोकरें खानी है, खुद को ही समझना है ना। तो बार बार किताबें पढ़ते हैं ना तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगता है। तो इसलिए सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो, धीरे धीरे आपके जो एमए वगैरह में जो किताबें चल रही है उनसे आप समझने की कोशिश करोगे तो वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप देखो, पहले तो मैं यही कहूँगी सब्जेक्ट ही तैयार करो जब तक अपना कॉलेज वगैरह चल रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हो तो राजस्थान अध्ययन की जो बुक आती है 6वीं से 10वीं तक की, मेरे टाइम में मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैंने अब स्कूल में जब से पढ़ाना शुरू किया तो मैं उनकी बुक पढ़ती रहती हूँ। राजस्थान वाली भी इतनी बढ़िया बुक छाप रखी है यार, और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो इतनी पतली पतली किताबें हैं राजस्थान वाली 6वीं से 10वीं तक की, वो एक बार ले आओ किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर से, या फिर वो शायद मार्केट टीचर तो नहीं देगा क्योंकि हमारे पास तो एक एक बुक का हिसाब होता है, मार्केट में मिल जाती होंगी, या फिर फोटोकॉपी करा लो ना बच्चों से लेके, जो भी है, जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनसे फोटोकॉपी करवा लो, या फिर मुझे नहीं पता बुक डिपो में वो मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि हमारे तो गवर्नमेंट भेजती है, वो किताबें भी बहुत अच्छी है। तो थोड़ा थोड़ा राजस्थान वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप वैकेंसीज वाले इस मैदान में कूद के आओगे ना तब आपके लिए राजस्थान बहुत नई होती है, क्योंकि हमने कभी राजस्थान पढ़ा ही नहीं होता, इसलिए राजस्थान बड़ी कमज़ोर रह जाती है। लेकिन जब आप असली वैकेंसी में कूदोगे तब तो यार राजस्थान ही नंबर ला रही है। इसलिए मैं अभी कहूँगी कि अपना सब्जेक्ट और एक राजस्थान अध्ययन की जो सामान्य किताबें कहानी लगेंगी अभी आपको, वो पढ़ना शुरू कर दो, है ना। यहाँ से अपना बेसिक शुरू कर सकते हो। बाकी जब आप वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हो उसके लिए तो मैंने अनाप शनाप वीडियो बनाए रखे हैं कि कौन सी किताबें खरीदनी है, किस तरह से फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, किस तरह सेकेंड पेपर की तैयारी करनी है, ये सब, है ना। तो आई होप कि सामान्य सामान्य चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। इससे आगे आप क्या सुझाव चाहते हो, किस मुद्दे पे वीडियो चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, है ना। इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और पिछले 2 वीडियो डाले उन पे आपके कमेंट्स का जवाब इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि थोड़ी ट्रैवलिंग हो गई थी मेरी, घर वगैरह जयपुर वगैरह, तो मतलब मैंने वीडियो डाल दिए बट मैं कमेंट आपके पढ़ लिए, लेकिन वो जवाब देने का टाइम मुझे नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगी कि ये वीडियो मेरा जब आए तो प्रॉपर मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी दूँ, है ना।